हर गुजरते दिन इजराइल की गुंडागर्दी, उसकी बर्बरियत, उसकी जारियत एक कदम और आगे बढ़ रही है। ये और ऐसे में जबकि पूरी दुनिया से ये ख्वाहिश और कोशिशें की जा रही थी कि गज़ा जंग किसी तरीके से बंद हो, यहाँ पर पीस टॉक हो, उस हवाले से मुज़ाकरात आगे बढ़ें। और ऐसे में जो मुज़ाकराती टीम है उसको टारगेट किया गया दोहा में, कतर में। और इस अमल से न सिर्फ ये जो जंगबंदी के हवाले से बातचीत जो मुमकिन पेशरफ्त आगे बढ़ती वो इस वक्त स्टेक पे लगी, बल्कि पूरे खित्ते का अमन जो है वो इस वक्त दाव पर लग चुका है। तो इजराइल का इस वक्त अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है और अमेरिका की हिमायत उसे किस हद तक हासिल है, और ऐसे कौन कौन से हम स्टेप्स जो है वो देख रहे हैं जिसमें अमेरिका जो है उसकी खामोश हिमायत या उसकी खामोशी जो है वो एक आशीर्वाद जो है वो तस्वर की जा रही है। इन तमाम पहलुओं का हम जायजा लेंगे आज के प्रोग्राम में। अपने पैनलिस्ट का आपसे तारुफ कराता चलूँ, हमारे अहमद हसन अल अरबी, माहिर बैनुल अक़वामी उमूर। बहुत शुक्रिया अरबी साहब आपका, और उनके साथ हामिद अल मशरक़ी साहब भी मौजूद हैं जो कि तज्ज़ियाकार हैं। बहुत शुक्रिया हामिद साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। जी अहमद हसन साहब, आपकी तरफ मैं आता हूँ। सबसे पहले जानना चाहेंगे कि असल ऑब्जेक्टिव इस वक्त इजराइल का क्या है और दरपर्दा अमेरिका की किस हद तक उसे हिमायत हासिल है, तमाम चीज़ों का अगर एक एरियल व्यू आप लें। जी देखें, बहुत शुक्रिया। देखें, सबसे पहले जो लार्जर जो ऑब्जेक्टिव इसराइल का है वो मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स हैं। एक इनका आइडियोलॉजिकल ग्राउंड जिसके ऊपर इसराइल की रियासत कायम थी, जिसकी बुनियाद पे जिस प्रोपेगेंडा के थ्रू इन्होंने पूरी दुनिया से यहूदियों को लाके सहरा में आबाद किया, यूरोप के कंफर्टेबल माहौल से लाके सहरा में आबाद किया, वो द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेटर इसराइल था। के मुताबिक इनका ये कहना है कि रिवर नाइल से रिवर यूफ्रेटिस तक एक बड़ी रियासत बनेगी जो कि सीट ऑफ द वर्ल्ड होगी, जहां से इसराइली जो हैं ये पूरी दुनिया को फिर कंट्रोल करेंगे। तो इस लार्जर एजेंडा के थ्रू इन्होंने आश्केनाजी जूस के और फिर उसके बाद अफ्रीका से और फिर इवन रशिया से भी बहुत सारे यहूदियों को लाके एक जगह पे आबाद किया। अभी जो इनका ऑब्जेक्टिव उसी को लेकर ये 70 साल तक ये जो नाजायज रियासत थी ये किसी फॉर्म और शेप में कायम रही। लेकिन अब आके जो लोग हैं उनका जो बिलीफ सिस्टम था वो शेक होना शुरू हो गया ग्रेटर इसराइल के कॉन्सेप्ट को देख के, क्योंकि 70 सालों में इतनी ज्यादा बॉर्डर एनहांसमेंट नहीं हुई जितनी कि यहाँ के रहने वाले लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे। और फिर जो जेनोसाइड इन्होंने फलस्तीनियों के ऊपर, गाजा के ऊपर लॉन्च किया, उसने इस सफाक चेहरा जो था इसराइल का उसको बेनकाब कर दिया पूरी दुनिया के सामने। तो उसके बाद से इसराइल की रियासत जो है वो पैनिक में है। लोग इसराइल को छोड़ के जा रहे हैं। तकरीबन 2% लोग इसराइल को पिछले 2 साल में छोड़ के 2.5% परमानेंटली छोड़ के जा चुके हैं, जिन्होंने नेशनैलिटी कैंसिल कर दी है इसराइल की। और उसके अलावा बहुत सारे लोग वैसे छोड़ के इसराइल को अमेरिका में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, अपने आबाई इलाकों में शिफ्ट हो चुके हैं। सो एक तो वजह इसकी ये भी है कि उसने ग्रेटर इसराइल को कुछ ना कुछ अचीव करके अपने लोगों को दिखाना है ताकि रियासत का वजूद कायम रह सके। दूसरा इसका फैक्टर ये है कि जो इसराइल के अंदर जो जो जिनोसिडल मेनियक हुकूमत कर रहा है बेंजामिन नेतन्याहू, उसके इक़्तिदार को भी खतरा है। और ऑर्थोडॉक्स पार्टी उसको छोड़ के चलेगी। कनेसे में उसके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का मोशन चल रहा है, सड़कों पे उसके खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहे हैं। इसराइल की जुडिशरी उसके बहुत सख्त खिलाफ है। सो इस सारी सिचुएशन से डिफ्यूज करने के लिए भी उसको एक आउटसाइड फैक्टर, एक आउटसाइड एनिमी चाहिए था, जिसकी वजह से वो ये जेनोसिडल जो मीनियक है ये पूरी दुनिया, पूरे मिडल ईस्ट के ऊपर हमले कर रहे हैं। सो आई थिंक ये 2 मेजर फैक्टर्स हैं जो पिछले 1-1.5-2 साल के अंदर डेवलप हुए हैं, जिसके बाद से इसराइल बिल्कुल एक हाइपर फैशिस्ट की तरह हर किसी को मिडल ईस्ट के अंदर एक थ्रेट परसीव कर रहा है और उसके ऊपर हमले कर रहा है। ठीक है मशरक़ी साहब, अब ज़ाहिर है कि ये उसके मफादात हैं, चाहे वो दाखिली हों या खारजी हों, लेकिन ऐसे में अमेरिका के किरदार के हवाले से मैं जानना चाहूँगा वो किस तरह, क्योंकि जब ट्रंप आ रहे थे तो एक ग्लोबल पीस लीडर के हवाले से उनकी इमेज बिल्डिंग की जा रही थी, फिर नोबेल प्राइज़ की तरफ जिस तेज़ी से उनकी पेशकदमी है वो भी इसी हवाले से। तो ऐसे में अब हालिया ये जो हमला कतर के ऊपर हुआ, इसको लेकर अमेरिका की मंजूरी या नामंजूरी, दोनों सूरतों में हम किस हद तक आशीर्वाद हासिल है? नेतन्याहू का हौसला ऐसे ही तो नहीं इतना बुलंद है, इतना एग्रेसिव है?
बिल्कुल इमरान साहब, आपने दुरुस्त बात कही और मैं इसको बड़े डिफरेंट एंगल से देखता हूं कि गो के सदर ट्रंप की ज़ात की हद तक शायद उनको ये वो नाखुश हैं कतर के ऊपर हमले से और वो नहीं चाहते थे कि ये हो, लेकिन चूंकि कांग्रेस के अमेरिकन कांग्रेस में और सेनेट के अंदर यहूदी लॉबी बहुत स्ट्रांग है, अमेरिका के अंदर जिस तरह जायनिस्ट लॉबी का होल्ड है, उसके आगे सदर ट्रंप हो या कोई भी हो, आप भी जानते हैं कि अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट के आगे भी अमेरिकन प्रेसिडेंट भी बेबस होते हैं। और तीसरी बात यह है कि बहरहाल चाहे वो जो बाइडन हो या ये हो, 7 अक्टूबर से लेकर अभी तक जो कुछ हुआ है 2 सालों के अंदर, उसके अंदर नेतन्याहू ने जिस बर्बरियत से कत्लेआम किया है, जिस अंदाज से, आपको पता है कि 7 सलामती कौंसिल की करारदादें जो हैं वो इस 2 साल में वीटो की गई अमेरिका की तरफ से। कल जो कतर के खिलाफ कतर पर हमले के खिलाफ मुजम्मती एक तरह से स्टेटमेंट आया सलामती कौंसिल का, पूरे स्टेटमेंट के अंदर इसराइल का लफ्ज तक नहीं लिखा गया, उसका नाम तक नहीं लिखा गया जी, कि मुजम्मत कर दी गई है। तो ये जो सूरत हाल है ये बड़ी वाज़ेह तौर पर एक बात समझाती है, वो ये कि ये अरब दुनिया के लिए एक आई ओपनर है। वो जिन्होंने समझा कि जी अमेरिका ही इनकी हिफाजत करेगा, इनको आपको पता है दुनिया के बरसगीर का गल्फ का सबसे बड़ा जो अड्डा है वो कतर के अंदर है, अमेरिकन बेसिस सेंटकॉम का, फिर उसके बाद जिस तरह सऊदीया में है, बाकी जगहों पे है। लेकिन वो ममालिक जो समझते थे कि ये अमेरिका जो है ये ईरान की थ्रेट के मुकाबले में इनको प्रोटेक्ट करेगा और कोई भी हमला हुआ, लेकिन ईरान ने मतलब देखा गया कि अमेरिका ने मुकम्मल तौर पर ना सिर्फ इसराइल का साथ दिया बल्कि इसराइली तैयारों को रीफ्यूलिंग तक की फैसिलिटी दी गई। इसराइल ये हमला कर ही नहीं सकता जब तक उसको अमेरिकन बेसिस से रीफ्यूलिंग ना मिले। सो इस सूरत हाल के अंदर मैं ये समझ रहा हूँ और बड़ा वाज़ेह तौर पर कतर के वज़ीर आज़म ने भी कहा है और बहुत सारी डिस्कशन हो रही है कि अब अरब ममालिक को सोचना होगा कि इनको किस ग्रुप में रहना है। हम आ जाते हैं लेटर ऑन जरा इसको हम सब पूरे पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करना चाहूंगा। हसन साहब ये फरमाइएगा, आप किस तरह से रीड कर रहे हैं अमेरिका को, और जाहिर है कि जब सलामती काउंसिल के अंदर इजराइल के खिलाफ वीटो का हक अपना इस्तेमाल करता है, तो ऐसे में ग्लोबल पीस लीडर के हवाले से और ग्लोबल पीस को कितना बड़ा खतरा है खुद अमेरिका की इसी पॉलिसी के हवाले से? अहमद साहब जी देखिए, अमेरिका के अंदर इस वक्त आपको एक सेंस ऑफ डिवाइड, जैसे मशकी साहब ने भी फरमाया, मैं एग्री करूंगा इनके साथ भी, कि अमेरिका के अंदर एक बहुत बड़ी डिवीजन है। अमेरिका में बहरहाल पिछले कायदे आज़म ने फरमाया था, 40s के अंदर कायदे आज़म ने फरमाया था कि इसराइल के पीछे से आप अगर इंग्लैंड की और अमेरिका की सपोर्ट निकाले तो मैं देखता हूँ इसराइल कितने दिन कायम रहता है। तो ब्रिटिश एम्पायर की तो सपोर्ट बहुत अरसा पहले निकल गई थी, अब अमेरिका की बारी थी। इसराइल ने पिछले 70 सालों में एक जंग भी नहीं लड़ी अमेरिका के बूट्स ऑन ग्राउंड के बगैर। सिर्फ सपोर्ट नहीं, एक अमेरिका के जब तक बूट्स ऑन ग्राउंड मिडिल ईस्ट में ना हो, इसराइल फंक्शन कर ही नहीं सकता। 70 साल पहले इन्होंने कहा था कि हम सीरिया को तोड़ेंगे। 70 साल तक इन्होंने इतने खौफजदा थे कि इन्होंने सीरिया के अंदर उस वक्त तक दाखिल नहीं हुए, तबाहकारी नहीं की, जब तक सीरिया की रियासत को इन्होंने अल्टीमेटली खत्म नहीं किया। 70 ईयर। सो इसराइल इस वक्त जो कायम है वो अमेरिका की सपोर्ट से कायम है, लेकिन अमेरिका के अपने अंदर जो, क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशन बहुत ज्यादा इंटरेस्ट बेस्ड होते हैं, कोल्ड होते हैं, इमोशंस नहीं होते, जितना भी इन्फ्लुएंस है इसराइल का अमेरिका के अंदर, उसके बावजूद रियलिटी ये है कि अमेरिका इस वक्त $37 ट्रिलियन का मकरूज है। अमेरिका वो अमेरिका नहीं है जो 2001-2002 वॉर ऑन टेरर के दौर में था। अमेरिका इस वक्त एक डाइंग इकोनॉमी है। आप इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट का पढ़ लें, इवन नॉम चॉम्स्की को आप पढ़ के देख लें तो वो भी कहते हैं कि अमेरिका बहुत डिक्लाइन का शिकार है। तो इस सारी सिचुएशन में अमेरिका के अंदर अमेरिका के लोगों ने एक ऐसे प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया जो कहता था कि मैं आई विल मेक अमेरिका ग्रेट अगेन और अमेरिका फर्स्ट, उसके बाद कोई और मुल्क। तो वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से अपने आप को इसराइल की लगाई हुई आग से निकालें। वो ये भी चाह रहे हैं कि यूक्रेन और रशिया वाली जंग भी सिमटे, लेकिन बहरहाल अमेरिकन इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स कह लें या नियो कंजर्वेटिव इवेंजलिकल ज़ायनिस्ट जो मौजूद है अमेरिका के अंदर, आप उनकी बात कर लें, वो अभी भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग हैं। तो ये टग ऑफ वॉर चल रही है। तो ऐसे में अरबी साहब, इसमें क्या लेसन है गल्फ कंट्रीज के लिए, क्या लेसन है जब अमेरिकन इलाई है दोहा कतर, और उसके साथ ये है, तो ये कितना बड़ा फिर लेसन है आगे जो 6-7 ममालिक हैं और उनके लिए? ये बहुत बड़ा लेसन है अगर सीखें। जब तक आपके देखें, इंटरनेशनल लॉ भी मौजूद है, ह्यूमैनिटेरियन लॉज भी मौजूद हैं, यूएन चार्टर भी मौजूद है पूरे मिडिल ईस्ट में, लेकिन पूरे मिडिल ईस्ट में उसको इंप्लीमेंट करने की ताकत नहीं है किसी के पास।
ये है। तो इस वक्त जो अरब कंट्रीज हैं उनके लिए बहुत बड़ा सबक है कि द ओनली थिंग दैट गारंटीज योर सिक्योरिटी हाँ। इज पावर टू डिफेंड योर सेल्फ। और कोई चीज दुनिया में आपकी सिक्योरिटी को गारंटी नहीं करती। जब तक आपकी पावर इंडिजिनस नहीं है, जब तक आप ताकत खुद प्रोड्यूस नहीं कर रहे, बैरूनी ताकत आपकी सिक्योरिटी को गारंटी नहीं करेगी। ये तमाम मुसलमान ममालिक के लिए क्लियर कट मैसेज है इस वक्त। ओके, हामिद साहब, ये जो पावर की बात कर वो पेनिनसुला शील्ड फोर्स नाम की एक फोर्स थी ना इन्हीं कंट्रीज की, इसी गल्फ की, जो 2011 में बहरीन में हमने देखा बड़ी एक्टिव नजर आई, और 1991 में कुवैत वॉर के अंदर बड़ी एक्टिव नजर आई। तो क्या अब वो कहीं पे एग्जिस्ट करती है, और अगर करती है तो उसकी भी असल ताकत जो है वो अमेरिकी? बिल्कुल ऐसे ही है। बिल्कुल मैं ये समझता हूँ कि जिस अंदाज में उस फोर्स को बनाया गया और ये एक तासुर दिया गया कि शायद ये कोई अरब ममालिक की नेटो की तरह होगी कि किसी एक अरब मुल्क पे हमला होगा तो तमाम मुल्क मिलकर इसका जवाब देंगे, ये उसका बुनियादी जो था मोटो था। लेकिन हमने देखा कि उसका तो अब कहीं नामो निशान नजर नहीं आ रहा। लेकिन एक चीज मैं आपको बताऊं, इस सारे आई ओपनर के अंदर जो पॉजिटिव चीज आई है वो ये कि जिस अंदाज में सऊदी अरब कतर के साथ खड़ा है, यूएई कतर के साथ खड़ा है, पाकिस्तान हमेशा से खड़ा है, ईरान, सब ममालिक ने, तुर्की ने मुकम्मल तौर पर साथ दिया है, ये एक मैसेज है। लेकिन इसको अब हम कैपिटलाइज कैसे करते हैं? देखें, हर डिजास्टर के अंदर भी एक अपॉर्चुनिटी होती है। अपॉर्चुनिटी ये है कि अब अरब ममालिक जो हैं वो उस अमेरिकन इन्फ्लुएंस से थोड़ी बहुत जान छुड़ाएं और थोड़ा सा न्यूट्रलाइज करें खुद को, और चाइना और रशिया की तरफ जो है उनको भी अलाइज में लाएं। हमने देखा एससीओ कॉन्फ्रेंस के बाद जिस अंदाज में सदर ट्रंप की तरफ से रिएक्शन आया कि जैसे उनके हाथ से सब कुछ चला गया, उसी के जवाब में उन्होंने मोदी को खुश करने के लिए 2 स्टेटमेंट भी दे दिए। सो ये अमेरिका को फर्क पड़ता है। अमेरिका का जो इस वक्त होल्ड है गल्फ के ऊपर, उसको वीक होना बड़ा जरूरी है। और दूसरी बात ये कि ईरान, कतर की तरफ से जो रिटेलिएशन है वो किसी न किसी अंदाज में होना बड़ा जरूरी है। क्योंकि वजह यह है कि जिस अंदाज में मुसलसल स्टेटमेंट आ रहे हैं, ट्रंप ने कह दिया जी कोई और अटैक नहीं होगा, और नेतन्याहू और इजरायली प्रेसिडेंट मुसलसल कहे जा रहे हैं जी कि हम हो सकता है कल भी अटैक करें, परसों भी अटैक करें। यमन पे पिछले 24 घंटों में 5 अटैक हो चुके हैं। यानी कि यहां पर आकर मुस्लिम दुनिया को इकट्ठे होना होगा कि यमन पर अटैक को भी उतना ही सीरियस लें। यमन के वजीर आजम की असैसिनेशन हुई, कैबिनेट की असैसिनेशन हुई। जी, इस चीज को अगर अहमद हसन साहब, सर जैसे हमने नेटो के केस में देखा कि एक मुल्क पर हमला पूरे इत्तेहाद के ऊपर या तमाम ममालिक के ऊपर हमला तस्वुर होगा, यहाँ पर जीसीसी के अंदर हम वो चीज़ नहीं देख रहे। और स्पेशली जो जिसमें पेनिनसुला शील्ड फोर्स की बात कर रहा हूँ, थोड़ा सा इसके ऊपर भी आप बताइएगा। फिर दूसरा, जो मशरक़ी साहब ने कहा कि जो रिलायंस है वो दूसरे ब्लॉक की तरफ होना चाहिए, चाइना की तरफ और रशिया की तरफ। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जो जीसीसी कंट्रीज हैं उनकी मेजर इन्वेस्टमेंट जो है वो अमेरिका के अंदर है, और फिर साथ साथ उनकी डिपेंडेंसी जो है आपके वॉर इक्विपमेंट के हवाले से, डिफेंस इक्विपमेंट के हवाले से, वो भी अमेरिकन इसके ऊपर बेस्ड है। तो क्या ये मुमकिन होगा कि ये शिफ्टिंग हो, ब्लॉक शिफ्ट करें और थोड़ा सा तवाज़ुन पैदा करें? देखिए, मैं इसमें आपसे थोड़ा सा अर्ज करूं कि हमेशा से जो पावर कॉरिडोर रहा है जिसने दुनिया के ऊपर जिस भी ताकत ने आज तक हुकूमत की है, वो कर ही नहीं सकता जब तक वो मिडिल ईस्ट के अंदर एक ताकत और इख्तियार नहीं रखता। हमेशा से आप तारीखी तौर के ऊपर देख लें, इसी वजह से इस यूरेशियन रीजन को, इसको क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन कहा जाता है मिडिल ईस्ट को। सारी सिविलाइजेशन यहाँ से इमर्ज हुई, सारे ग्लोबल ट्रेड रूट्स यहाँ से जाते हैं, दुनिया की सारी रिसोर्सेज इसी आर्च, ये जो क्रेसेंट की तरह का रीजन बनता है जो सारी मुस्लिम उम्मत है वहां पे है। अगर ये डिसाइड कर लें कि इन्होंने अच्छे तरीके से नेविगेट करना है चाइना के साथ, रशिया और अमेरिका, मैं अभी हमेशा यही बात करूंगा, पाकिस्तान की एग्जांपल सबके सामने है। पाकिस्तान के इन तीनों पोल्स ऑफ द वर्ल्ड के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, और इसके साथ साथ पाकिस्तान के अपने इंटरेस्ट हैं। चाइना, रशिया, अमेरिका, तीनों के साथ अच्छे ताल्लुकात है। पाकिस्तान किसी पे अपनी, लेकिन पाकिस्तान किसी पे अपनी सिक्योरिटी नीड्स के लिए रिलाय नहीं करता। पाकिस्तान पार्टनर है पर डिपेंडेंट नहीं है। तो उसी तरह ये मैसेज है इस मॉडर्न वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर पूरी दुनिया के लिए, पूरे मुस्लिम वर्ल्ड के लिए, कि आपको अपने अंदर जो इंडिजिनस अपनी सिक्योरिटी नीड्स हैं उसको सफाइज करने की कैपेबिलिटी आपके अंदर होनी चाहिए। ये अगर हमारे मुसलमान ममालिक चाहें तो ओवरनाइट ही कैपेबिलिटी अटेन कर सकते हैं, इनको कोई किसी किस्म का प्रॉब्लम नहीं होगा। दूसरी मैं एक इंपॉर्टेंट बात आपके प्रोग्राम में कर दूं कि जितने भी ग्लोबल एनालिस्ट हैं वो पिछले कुछ 1-1.5 हफ्ते से प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि मिडिल ईस्ट में कुछ इसराइल बहुत बड़ा करने वाला है।
जो चैनल 13 है इसराइल का, उसने रिपोर्ट किया है कि रशिया ने अपने डिप्लोमेट्स को इसराइल से निकाल लिया है। तो इसराइल में क्या ऐसा होने वाला है कि रशियंस को पता चल गया और वो अपने डिप्लोमेट्स को निकाल रहे हैं। इसके अलावा दूसरी मेजर डेवलपमेंट ये है कि ऐन अल असद जो एयर बेस है इराक के अंदर, जो मिलिट्री बेस है, अमेरिका उसको भी खाली कर रहा है। तो समथिंग इज एक्चुअली ब्रोइंग। अभी रिपोर्ट कर रहे थे सोशल मीडिया पे कुछ वो ट्रैकिंग अकाउंट्स के, जो ब्रिटिश से इंग्लैंड की जो कोई वेपन और एम्यूनेशन लेके बहुत सारे एयरक्राफ्ट इसराइल के अंदर लैंड कर रहे हैं। तो सम बिग इज ग्रोइंग, समथिंग इज कमिंग अप। मुसलमान, इसी वजह से जो मुस्लिम्स हैं, जो हमारी मुस्लिम कंट्रीज हैं, वो भी इस चीज को अप्रीहेंड कर रही हैं, वो भी देख रही हैं कि कुछ ना कुछ होने वाला है मिडल ईस्ट में, और इसका हल सिर्फ और सिर्फ एक है। अगर अब आप लोग इकट्ठे ना हुए तो फिर इसराइल का जब दिल करेगा जिस मुल्क को चाहेगा उस पर अटैक करेगा। अमेरिका की सिक्योरिटी गारंटीज मैटर नहीं करेंगी, क्योंकि इसराइल इस वक्त अमेरिका के भी कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, यानी वो उसके आपे से भी बाहर है। अब यहाँ पर नाज़रीन दो सवाल बनते हैं। पहला तो ये कि जब कहा जा रहा है कि कतर के वज़ीर आज़म कह रहे हैं कि इसका जवाब दिया जाएगा इजराइल को, तो उनके पास क्या ऑप्शंस हैं? एक तो मैं इसके ऊपर बात करूंगा, और फिर दूसरा कि नेतन्याहू ने पाकिस्तान का नाम लिया और पाकिस्तान में अमरीकी फोर्स के हाथों ओसामा बिन लादेन की हलाकत जो है उसको जवाज़ बनाया। तो ये आगे क्या इशारा दिया जा रहा है, इन दोनों के ऊपर मैं बात करूंगा। तो प्रोग्राम में अहमद हसन साहब भी मौजूद हैं और हामिद मशरकी साहब भी मौजूद हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। मशरकी साहब, आपकी तरफ आता हूँ। कतर के वज़ीर आज़म ने कहा कि इजराइल को जवाब दिया जाएगा, तो सवाल ये पैदा होता है कि किस तरह जवाब दिया जाएगा? अपेरेंटली क्या उनके पास ऑप्शन है? 1970-71 में शाह फैसल का जो वक्त था, उस वक्त ऑयल की सप्लाई रोक दी गई थी। क्या इस तरह की कोई चीज़ होगी? क्या होगा, क्या आप समझ रहे हैं? देखिए, 3-4 चीज़ें बड़ी डिटेल में डिस्कस हो चुकी हैं, और मेरा ख्याल है कि जो संडे को इजलास है अरब लीग का, उसके बाद यही बात सामने आएगी। एक तो चीज़ ये है कि बहुत सारे जो अरब ममालिक हैं वो अब इसराइल के लिए एयर स्पेस जो है वो बंद करने की बात कर रहे हैं। दूसरी बात ये हो रही है कि इसराइल के साथ जो मुआशी बाइकाट किया जाए। तीसरी ऑप्शन ये है साथ इस चीज़ के ऐड करने के कि जो सफारती ताल्लुकात बनाए गए हैं उनको आर्जी तौर पर सस्पेंड कर दिया जाए। चौथी चीज़ ये है कि अगर ये समझा जाता है कि अटैक की कोई बात की जाती है तो फिर जो अरब ममालिक हैं वो एक मुश्तरका फोर्स के साथ अटैक करेंगे। यानी ये नहीं होगा कि वो कतर की तरफ से जवाब गिना जाएगा, बल्कि वो तमाम अरब ममालिक की तरफ से कोई एक जवाबी कार्रवाई गिनी जाएगी। ये एक आखिरी ऑप्शन है। लेकिन एयर स्पेस, दूसरी चीज़ ये है कि मुआशी बाइकाट, तीसरी चीज़ ये है कि इस पर पाबंदियों की बात की जाए, और अक़वाम मुत्तहिदा में UNGA का जो सेशन चल रहा है उसके अंदर भी अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करने की बात। लेकिन सबसे अहम जो चीज़ है वो मुआशी तौर पर, सफारती तौर पर और एयर स्पेस बंद करने के बाद हो सकता है कि ये एक बड़ा धचका साबित हो सकता है इसराइली इकोनॉमी के लिए। अहमद हसन साहब, सर व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? देखिए, बिल्कुल ऑप्शंस ये तीनों डिस्कस हो रही हैं, लेकिन आई थिंक अगर जो इम्पैक्टफुल ऑप्शन है वो यही है जो ईरान ने आपको करके दिखाया। ईरान ने इसराइल की जो वीकनेस थी, जो उनके अर्बन सेंटर्स की पॉपुलेशन थी, उसको हिट किया, और उस अर्बन सेंटर्स के अंदर जो उनकी मिलिट्री जो इंस्टॉलमेंट्स थी उसको इन्होंने हिट किया, जिसकी वजह से इसराइल में पैनिक फैला और फिर वो मजबूर भी हुए जंग को बंद करने में। ऑल्दो पॉज हुई है, जंग दोबारा कंटिन्यू होगी, लेकिन आप जिस तरह से इसराइल हर मुसलमान मुल्क की वीकनेस को एक्सप्लॉइट कर रहा है मिडल ईस्ट के अंदर, जब तक आप हार्ड पावर का जवाब इस वक्त हार्ड पावर से नहीं देंगे, आप इसराइल को डिटर नहीं कर सकते। ऑप्शंस यही हैं कि आप थोड़ा सा प्रेशर इसराइल के ऊपर इंक्रीज करें, एक प्राइस टैग ऐड करें। इसराइल अगर मुसलमानों पे हमले कर रहे हैं तो जवाब में उसको भी पता हो कि उसको भी एक कीमत अदा करनी पड़ेगी। तो इस सूरत शॉर्ट टर्म में ये पॉसिबल है कि शायद नेतन्याहू की हुकूमत ख़त्म हो और फिर थोड़ी सी ब्रीदिंग स्पेस मुसलमानों को यहाँ पे मिले। लेकिन अगर यहाँ पे अब मुसलमान इकट्ठे होकर इसराइल पे काउंटर अटैक लॉन्च करते हैं तो इंटरनेशनल रिलेशन की टर्म्स में मैं आपको बता रहा हूँ कि इसराइल का सर्वाइवल और एग्जिस्टेंस मुश्किल हो सकती है, बट पेस्ट किए बगैर अगर इसको रिटायर। जी मशरकी साहब, लास्ट आपसे जानना चाहूंगा कि जनाब 10 मई के बाद दुनिया में पाकिस्तान का इमेज बिल्कुल मुख्तलिफ है, ये पाकिस्तान बिल्कुल मुख्तलिफ है 10 मई के बाद का। ऐसे में नेतन्याहू का जवाब ये बनाना कि जनाब अमरीकी फोर्सेस ने ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान में जाकर हलाक किया और हम भी अपने मफादात के हवाले से देखेंगे, ये क्या इंदिया है? किस तरफ बात आगे बढ़ रही है?
देखिए, मैं इसको खाम ख्याली के अलावा कुछ नहीं समझता। इतनी इसराइल या नेतन्याहू ये जुर्रत ही नहीं कर सकता, खुसूसन जो हमने भारत के साथ किया है, पूरी दुनिया ने हमें देख लिया। हम्म। इसी सवाल का जवाब मैंने एक इंग्लिश चैनल पे दिया। मैंने कहा कि देर इज नो कंपैरिजन। जो फलस्तीन में है वो इसराइल एक काबिज फोर्स है। 9/11 का वाकया जो है वो एक दहशतगर्दी के वाकये के हवाले से देखा जाता है। सो 9/11 का 7 अक्टूबर से कोई कंपैरिजन नहीं। वो 70 साल से हमास के अलावा फलस्तीनी उस जंग को लड़ रहे हैं। दूसरी बात यह है कि उसके ऊपर जिस तरह ला के सेटलर्स बिठाए गए हैं, उसके बाद जिस अंदाज में फलस्तीनियों पर जुल्म किया जा रहा है, फिर दुनिया की बात नहीं मानी जा रही। सो देर इज नो कंपैरिजन। वो नेतन्याहू का एक इंतहाई अहमकाना बयान है जिसमें वो 9/11 और 7 अक्टूबर की तुलना कर रहे हैं, बिल्कुल गलत है। और पाकिस्तान भरपूर तौर पर, पाकिस्तान के उससे पैगाम भी चला गया है कि अगर इसराइल की तरफ से कोई भी शरारत की गई तो शायद उसको ऐसा सबक सिखाया जाए कि उसको वाकई ही सफाई हस्ती से मिटाने की बात की जाए, जी क्योंकि पाकिस्तान किसी हालत में भी कोई बर्दाश्त नहीं करेगा और भरपूर रिटेलिएट करेगा। जी, अहमद हसन साहब, आपकी क्या रीडिंग है पाकिस्तान के किरदार के हवाले से? क्या लीडिंग रोल होगा पाकिस्तान का इस तमाम मौके पे? जी, पाकिस्तान जैसा कि आपने कहा कि 10 मई के बाद बिल्कुल गेम चेंज हो चुकी है। पाकिस्तान इस वक्त, पाकिस्तान की बात में, पाकिस्तान के वर्ड्स में, पाकिस्तान की एफर्ट्स में, पाकिस्तान के इम्पैक्ट में बहुत ज़्यादा इस वक्त ताकत आ चुकी है। ईरान इसराइल के कॉन्फ्लिक्ट में भी देखा कि पाकिस्तान अपीयर्ड एज अ नेट स्टेबलाइजर। हम्म। और जहाँ तक की जो हरकत है, जो उसने पाकिस्तान का वो साम बिन लादेन वाला एक जो वो नैरेटिव ये पुश करते हैं, इंडियंस पुश करते हैं, तो उसमें वो अहमकाना बयान तो बिल्कुल है अपनी जगह। इसराइल को उनको जवाब भी इसका मिल चुका है। लेकिन बात यह है कि मुझे ऐसा लगता है कि जो इधर से जो इसका नेतन्याहू का भाई नरेंद्र मोदी, दोनों जिनोसाइडल मीनियक्स हैं। ये मोदी भी तो पर तोल रहा है पाकिस्तान के खिलाफ कोई मिस एडवेंचर करने के लिए, हाँ। और उनकी जो मिलिट्री वेपन्स ले रहे हैं और वो सारा कुछ वो कर रहे हैं। दे आर लुकिंग फॉर अ स्पेस कि कोई और मिस एडवेंचर कर सके अपने पॉलिटिकल टर्मोइल से नज़र हटाने के लिए। तो मुझे ऐसे लगता है नेतन्याहू ने हो सकता है, इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि वो इंडिया के जो मिस एडवेंचर्स हैं उनको जस्टिफाई करने के लिए कोई बहुत भोंडी सी एक स्टेटमेंट दी है, वो करने की कोशिश की है। बाकी इसके अलावा उसकी और कोई हकीकत नहीं है। इसराइल और बाकी दुनिया का कोई भी मुल्क, एवरीबडी नोज कि पाकिस्तान नोज हाउ टू डिफेंड इट सेल्फ, एंड पाकिस्तान विल डिफेंड अगर कुछ भी आगे होता है।